नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। और नंबर 1 डिबेट शो बड़ी बहस की शुरुआत आज करेंगे और एक महत्वपूर्ण विषय के साथ। बड़ी बहस में बात आतंकवाद और नक्सलवाद पर आज करेंगे और जिस तरह की सियासत देश भर में चल रही है उस पर करेंगे। आतंकवाद और नक्सलवाद देश के लिए बड़ी चुनौती रहे हैं। नासूर बन चुके नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की डेडलाइन भी तय हो चुकी है, तो आतंकवाद के खिलाफ भी पूरा देश एकजुटता के साथ ताकत से लड़ रहा है। दोनों समस्याओं पर राजनीतिक बहस भी इन सब के बीच लगातार जारी है। लगातार एक के बाद एक इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। कांग्रेस इससे पहले लगातार ये कहती रही है कि उनके बड़े नेता आतंकवाद और नक्सलवाद की भेंट चढ़ चुके हैं। ताजा मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक बयान ने इस पर फिर से एक बड़ी बहस खड़ी कर दी है। भूपेश बघेल ने कहा कि आतंकवाद और नक्सलवाद का नुकसान हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को हुआ है, और अगर फायदा हुआ है तो बीजेपी को हुआ है। अब नक्सलवाद और आतंकवाद में भी नफा नुकसान खोजा जा रहा है, ये एक बड़ी बात है। जाहिर है इस बयान पर प्रतिक्रिया आनी थी। जवाब दिया मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल ने। एक दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे प्रहलाद पटेल ने भूपेश बघेल के बयान पर रिएक्शन देते हुए ये तंज कसा कि कांग्रेस के नेताओं को मूल्यांकन करने का विवेक नहीं है। आतंकवाद और नक्सलवाद देश के लिए बड़ी चुनौती है जिसके खिलाफ केंद्र सरकार पूरी ताकत से लड़ रही है, यह बात उन्होंने कही। अब जाहिर है इस बयानबाजी के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आतंकवाद और नक्सलवाद को भी नफा नुकसान की कसौटी पर अब नापा जाएगा। तो इस तरह के बयान अगर आ रहे हैं तो इसको क्या मायने हैं, इस पर बात करेंगे। बड़ी बहस में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में चर्चा में 3 मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका तारुफ आपसे कराएं। उससे पहले आपको सुनाते हैं कि इस मसले को लेकर भूपेश बघेल ने पहले क्या कहा और उसके बाद प्रहलाद पटेल ने क्या पलटवार किया। पहले सुनिए। आतंकवाद का सबसे ज्यादा यदि नुकसान हुआ है तो कांग्रेस को हुआ है। नक्सलवाद का यदि सबसे ज्यादा नुकसान हुआ तो कांग्रेस को हुआ है। फायदा हुआ तो भाजपा को हुआ है। भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं कि आतंकवाद और नक्सलवाद से नुकसान फायदा बीजेपी के हुआ है। कांग्रेस के नेताओं को मूल्यांकन करने का विवेक भी नहीं रहा। तो आतंकवाद और नक्सलवाद को भी अब नफा नुकसान की कसौटी पर परखा जाने के लगा है, चूंकि भूपेश बघेल ने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ तो कांग्रेस का हुआ, चाहे वो नक्सलवाद हो चाहे आतंकवाद हो। लेकिन साथ ही वो ये भी जोड़ गए कि आतंकवाद और नक्सलवाद से बीजेपी को फायदा हुआ है। इस पर प्रहलाद पटेल ने बड़ी नपीतुली बात अपने रखते हुए कहा है कि विवेकहीन हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी के नेता और इसलिए बिना विवेक के इस तरह की तथ्यहीन बातें करते हैं। तो चलिए, बड़ी बहस में कई सारे सवाल हैं। जवाब तलाशने के हमारे साथ में 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। राजीव चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। अनिल सिंह चौहान जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। और मनीष गुप्ता जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जगदलपुर से। नक्सलवाद को लंबे समय से ये कवर करते रहे हैं। इन्होंने जोगी का शासन भी देखा, उसके पहले का शासन भी देखा, भूपेश बघेल का शासन भी, रमन सिंह को और अभी भी देख रहे हैं। इनसे भी महत्वपूर्ण बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत अनिल सिंह चौहान साहब आपसे। अनिल जी, जिस तरह की बात भूपेश बघेल ने कही है, आतंकवाद और नक्सलवाद ये दोनों देश के लिए, देश के लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब इसे भी नफा नुकसान की कसौटी पर परखा आप जा रहा है, ये क्यों जरूरी है? इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? हितेश जी, आपको सभी साथी पैनलिस्टों को और लोकप्रिय चैनल IBC 24 की नमस्कार। देखिए, बहुत सीधी सी बात है जी, मैं तो एक कदम आगे जाकर कहूंगा कि किसी भी प्रकार की हिंसा का एडवांटेज भाजपा को मिला है और कांग्रेस को उसका नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने हमेशा सद्भावना और भाईचारे का ध्वज उठाकर इसमें काम करने का काम किया, पूरे देश को जोड़ने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आतंकवाद, नक्सलवाद और दूसरी हिंसक वारदातों का लाभ लिया। किसी भी तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अगर आप पूरा इसका विश्लेषण कर लें
तो निश्चित रूप से लाभ मिला। और हितेश जी, वही ये तो बहुत बड़ी विश्लेषण करने की समीक्षा का कोशिश विषय कर रहे हैं अनिल जी, गंभीर वही समीक्षा तो का विषय है। विश्लेषण हम समझना चाह रहे हैं कि आप अगर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिला, तो जरा विश्लेषण आप करिए ना कि आपका विश्लेषण क्या कहता है, कहां कहां लाभ मिला, कैसे कैसे लाभ मिला। देखिए, बहुत स्पष्ट है। आतंकवाद और नक्सलवाद के बड़े बड़े उदाहरण आप देख लीजिए कि कांग्रेस ने कैसे अपनी अग्रिम पंक्ति के नेताओं को खोया। चाहे इंदिरा जी, राजीव जी, चाहे महात्मा गांधी की जो हत्या हुई, वो भी एक आतंकवाद का देश में पहला उदाहरण था। उसी तरह से नक्सलवाद में आप देख लीजिए कि इस प्रदेश में पूरी एक प्रथम पंक्ति कांग्रेस की समाप्त हो गई। अब आतंकवाद, नक्सलवाद और हिंसा को आप देखिएगा, जहां भी दंगे फसाद होते हैं, बहुसंख्यकों को कैसे ध्रुवीकरण करके उनका वोट लिया जाए और अल्पसंख्यकों की कैसे नफरत फैलाई जाए, ये कौन सी पार्टी और कौन सी पार्टी की मात्र संस्था करती है, ये सारा देश जानता है। भूपेश बघेल जी ने बहुत नपी तुली बात कही है और बहुत गंभीर समीक्षा का विषय है, और मैं साधुवाद दूंगा IBC 24 को कि इस गंभीर मुद्दे पर आज इतना गंभीर विश्लेषण के लिए आपने हम सबको बुलाया है। और इसको IBC 24 के विद्वान दर्शकों को भी हृदय से सोचने की आवश्यकता है कि कौन है जिनको चाहे गुजरात में सरकार बनानी हो, चाहे देश में कैसे कटेंगे, बटेंगे, काटेंगे वाले नारे कौन देते हैं, कौन देश में एका रहे की का नारा बुलंद कर रहे थे, ठीक है, और राजीव कौन जी, लोग हैं जो मैं राजीव कपड़ों जी, से पहचान कर लेता अनिल हूं जी और इस ने तरह की विश्लेषण बातें भी करते हैं। किया। वो बता रहे हैं कि राजनीतिक रूप से फायदा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का आतंकवाद और नक्सलवाद को लेकर। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस मसले को लेकर? हितेश जी, मैं 47 से शुरू कर ली, 84 से शुरू कर लूं, कृतज्ञ हो गया हूं। लेकिन सबसे पहले जो प्रहलाद पटेल जी ने कहा है, मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूँ। कांग्रेस विवेक शून्य हो गई है। कांग्रेस का मन, मस्तिष्क और हृदय सब कुछ खत्म हो चुका है। जब आप कहते हैं ना कि आदमी बियाबान में भटकता है तो कुछ सोचता है, तो इतनी बड़ी बात, जिस नक्सलवाद से हमने भीमा मंडावी जी को खोया है और हम भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से लेकर सांसद तक को खोया है, और तो उस पार्टी के ऊपर कहते हैं 1984 में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने भिंडर वाले को पैदा किया अकाली दल को तोड़ने के लिए, और उस भिंडर वाले जब वो डबल क्रॉस हो जाता है, ISI से मिल जाता है, वो किसकी गलती थी? कांग्रेस की। और उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद जिस कांग्रेस पार्टी ने चुन चुनकर सिखों का नरसंहार किया और कहा कि बड़े पेड़, तूफान में अगर कोई पेड़ गिर जाता है, तूफान आती है, बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाता है तो उखड़ने दो, यानी सिख उनके लिए पेड़ पौधे थे। ये मानसिकता कांग्रेस पार्टी ने, और उसके बाद उस हत्या के बाद हितेश जी इतना दर्दनाक था कि जहां जहां पर इंदिरा जी के जो कलश था, उस कलश को जहां जहां जिस शहर में फैला गया, उसके बाद पुनः सिखों को चुन चुन कर पकड़ पकड़ कर मारा गया, जलाया गया, और कांग्रेस पार्टी के लोग मुस्कुराते थे कि फलाने सरदार जी की हत्या हो गई। वो कांग्रेस पार्टी कहती कि हमने आतंकवाद में खोया, हमने जवाब दीजिए अनिल जी। आपने अपने तो पार्टी के बीच में शीर्ष कांग्रेस नेताओं पार्टी ने की किया। शहादत का जिक्र किया कि चाहे वो आतंकवाद के मामले हों, चाहे नक्सलवाद के मामले हों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी जाने गई हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी जाने गई हैं। तो ये नुकसान तो सभी का हुआ है। अनिल जी हितेश जी, छोटी सी बात। हाँ बोलिए, राजेश बोलिए। ये हितेश जी, आतंकवाद और गांधी जी के नक्सलवाद एक मिनट अनिल, आपने गांधी जी के मृत्यु का जिक्र किया। उस समय भी चित्पावन ब्राह्मण जो गोडसे होते हैं, गोखले होते हैं, जो महाराष्ट्र में चित्पावन ब्राह्मणों की बहुत अधिकता है, जो सीमावर्ती तटीय क्षेत्र में रहते हैं, कोंकण क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने चुन चुनकर उनके दुकानों को टारगेट किया था, जलाया था, और बहुत सारे लोगों की हत्या हुई थी चित्पावन ब्राह्मणों। अनिल जी जवाब दीजिएगा हो गया था। तो ये कांग्रेस पार्टी है जो वक्त का, अनिल जी जवाब दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी ने त्याग तपस्या एक विषय बलिदान दिया आपने देश उठाया कि भाजपा के सांसदों और विधायकों या नेताओं की, कुछ नेताओं की जान गई। आप एक चीज देखिएगा, जो आग लगाता है, जब आग लगती है ना, तो वो किसका घर जद में आएगा ये कोई नहीं जानता। जिस सरदार पटेल को ये महिमा मंडन करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर पूरे भाजपा के लोग कहते हैं, उन सरदार पटेल के स्टेडियम को नरेंद्र मोदी जी के नाम पे कर दिया जाता है, वो अलग विषय है। आप इतिहास में देख लीजिए, जिसके लीगल पेपर है, सरदार पटेल ने भाजपा की मातृ संस्था RSS को आतंकवाद से लाभ लेने वाली संस्था बताते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी। तो पंडित नेहरू की उदारता थी, उन्होंने कहा कि सभी विचारधाराओं को पल्लवित होना जरूरी है। राजीव जी, मैं आपकी कुछ नहीं बोला, आपने बहुत सारे आरोप। राजीव जी एक मिनट पहले सुन लेते हैं, एक एक करके बात तो करते हैं। लीजिए, क्या है, एक गंभीर विषय है और बहुत अच्छी बात है। आप भी अपनी बात गंभीरता से रखिए, बाकी तो विद्वान समझेंगे। हितेश जी बहुत विद्वान पत्रकार है, वो समझेंगे, हमको अपना अपना पक्ष रखना है। तो देखिए हितेश जी, चाहे गांधी जी की हत्या हो, आज भी नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन, राजू चक्रवर्ती जी के शब्दों में आपको उसकी बू आ जाएगी कि कैसे
गांधी का विरोध उनकी महिमा मंडन कर रहे हैं। आज भी भाजपा के नेता नाथूराम गोडसे का मंदिर बनवाते हैं और नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद कहने में इनको शर्म आती है और महात्मा गांधी जिंदाबाद कहने में इनको शर्म आती है। ये इसका परिचायक है। दूसरी बात देखिए, ये निश्चित रूप से है कि ऐसे हिंसा में, आतंकवाद में, नक्सलवाद में कुछ भाजपा नेताओं की जान गई, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कई बार आग लगाने वाले भी आग की जद में आ जाते हैं। देखिए, हिंसा किसी भी रूप में जब देश में फैलेगी तो वो समाज को और सभ्य मानव समाज के मूल्यों को और सभ्य लोकतंत्र के मूल्यों को जरूर नुकसान पहुंचाएगी। तो वही तो सवाल है ना अनिल जी, यही तो कि अभी जो आपने लास्ट में बात कही कि देखिए आतंकवाद और नक्सलवाद है वो मानवता के खिलाफ चीजें हैं। अब इसको भी अगर आप पॉलिटिकली चीजों को देखने लगे कि भाई इससे उनको फायदा हुआ, हमें नुकसान हुआ, तो यही तो सवाल हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे आपके पास आऊंगा, दोबारा बात करेंगे, लेकिन चूंकि यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, मनीष गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी शामिल करता हूँ। मनीष गुप्ता आप एक चीज देखिएगा। ठीक है अनिल जी, आपके पास आ रहा हूं। मनीष गुप्ता जी जाना चाहेंगे आपसे, क्योंकि नक्सलवाद को खासतौर पर अगर बात करें, आपने, मैंने जैसा शुरुआत में कहा कि आपने तमाम सरकारों को देखा है नक्सलवाद के खिलाफ काम करते हुए, जमीन पर काम करते हुए। आपकी मैं जानना चाहूंगा कि ये जो वक्तव्य आया कि बीजेपी को नुकसान हुआ है, बीजेपी को फायदा हुआ है और कांग्रेस को नुकसान हुआ है, आपकी अपनी प्रतिक्रिया क्या है? उस इलाके में लगातार आप रिपोर्टिंग करते रहे उसके आधार पर। मनीष जी। नहीं, मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयानों से बचा जाना चाहिए और भूपेश बघेल जैसे जो गंभीर राजनेता हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में उन्होंने भी नक्सलवाद से काफ़ी कुछ जूझा है। नक्सल शांति की दिशा में उनका भी अपना प्रयास रहा है। और जिस प्रकार के हालात हैं, देखिए चाहे आतंकवाद हो या नक्सलवाद हो, ये कहीं ना कहीं ये देश के लिए नासूर है, कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए नासूर है। मैं तो ये कहता हूं कि इससे आम जनता को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। देखिए, अगर हम नक्सलवाद की बात करेंगे तो लगभग 20,000 से ज्यादा लोग पिछले 3 दशकों में मारे गए हैं। भाई कांग्रेस, उसमें कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं, भाजपा के लोग भी शामिल हैं। इनको हम अगर ग्लोरीफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं ये कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ भी अन्याय होगा जो लोग निर्दोष हैं और बिना किसी कारण के नक्सलवाद का शिकार बने हैं। उन निर्दोष आदिवासियों की क्या मतलब उनकी वो दोष रहा है कि नक्सलियों ने उनको सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ चलने की कोशिश कर रहे थे। उन आदिवासियों को क्यों इसलिए मार दिया गया? क्योंकि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की बात कर रहे थे। वो उन आदिवासियों को इसलिए मार दिया कि वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी न किसी सरकार के दौरान जो है सरकार के सिस्टम के पास जाकर के उन्होंने गुहार लगाई और उनको मुखबिर बना करके मार दिया गया। तो भाई ये जो आदिवासी हैं या जो निर्दोष आम लोग मारे गए हैं, ये क्या इस देश के नागरिक नहीं है या इस क्षेत्र के नागरिक नहीं है? सत्ता के लिए जरूरी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं। पर मुझे लगता है नक्सलवाद और आतंकवाद ऐसी समस्या है, जब तक दोनों दल इनसे निपटेंगे नहीं तब तक ये समस्याएं खत्म नहीं होंगी। मुझे लगता है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये कहीं ना कहीं अभिशाप है, ये कहीं ना कहीं नासूर है इस क्षेत्र ठीक के बात, लिए। ये नासूर है और ये इसको सबको मिलकर, न सिर्फ राजनीतिक दलों को बल्कि आम लोगों को, सबको मिलकर इसके खिलाफ किस तरह से काम करना है, इस पर काम करना चाहिए। लेकिन इन सबके बीच में, लेकिन राजीव जी, ये सवाल लगातार खड़े होते रहे हैं, चाहे वो पुलवामा में अटैक हुआ हो या पहलगाम में अभी अटैक हुआ हो। इसके बाद जो चीजें चल पड़ी हैं, आपकी ही पार्टी के कई सारे नेताओं के इस तरह के बयान भी लगातार आते हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी जिस तरह से लगातार पोस्टरबाजी हम देख रहे हैं, आपके ही कई उत्साही कार्यकर्ता पोस्टर लगा देते हैं जिसमें सेना गायब है, वहां पर मोदी जी को लगा देते हैं। अब बिहार चुनाव से इसको लगातार जोड़कर देखा जा रहा है कि चुनाव में आप इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, ये आरोप भी लगते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कोई भी देश युद्ध नहीं चाहता और जब युद्ध हो जाता है तो लोगों को मोरल बूस्टअप के लिए जो मनोस्थिति रहती है कि हमको घबराना नहीं, हम सब एक है। हमने कोविड काल को भी देखा, युद्ध जैसे स्थिति थी तो हम उस समय सेवा का कार्य कर रहे थे। और युद्ध के बाद देखिएगा, हर युद्ध के बाद जो रूलिंग पार्टी रहती है उसको फायदा मिलता है। 71 युद्ध के बाद इंदिरा जी ने अभूतपूर्व एक उपलब्धि हासिल की थी। फिर अटल जी ने भी जो हमने कारगिल का युद्ध किया था, उससे आप अगर राजनीति को जोड़ देंगे तो ये गलत है। ये एक कोई रेसिप्रोकल्स भी बोल सकते हैं कि जहां जहां, और हम युद्ध में नहीं छेड़ते, छेड़ता हमारा शत्रु है और शत्रु के जब ललकारता है तो हम छेड़ते हैं।
तो ये ऐसा लगता है कि उनको जीत मिल गई, कैसे जीत मिल गई, तो ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और जो अति उत्साही कार्यकर्ता करते हैं सब वो गलत करते हैं, लेकिन देश का, सेना का सम्मान और देश का जो गौरव होता है वो हमेशा से हम साथ लेकर चलते हैं। तो इसको जोड़ना, इसीलिए भूपेश बघेल जी को बड़ी परेशानी होती है, राहुल गांधी जी को परेशानी होती है कि क्यों, तो युद्ध कोई देश नहीं चाहता। युद्ध का जो मोल होता है वैसे बहुत खतरनाक होता है, अरबों खरबों रुपए नष्ट हो जाते हैं, देश की अर्थव्यवस्था टूटती है, हमारे वीर सैनिक शहीद हो जाते हैं, उनको कंपनसेशन देना पड़ता है। कुल मिला के युद्ध कोई नहीं चाहता, लेकिन कोई छेड़ता है तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये नीति है। और कांग्रेस ने किस प्रकार से अपने शासन काल में पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया था कि भैया हम 15 दिन पहले आपको बोलेंगे, खटखटाएंगे, हम युद्ध करने वाले हैं, वरना नहीं करना। ठीक है अनिल जी, इस पर जवाब दीजिएगा। दूसरा एक काउंटर ये भी, इस पर जवाब दीजिएगा जो बात अभी राजीव जी कह रहे हैं उसको लेकर भी। और दूसरा एक काउंटर ये भी कि आपकी ही पार्टी के एक नेता हैं उदित राज, अब से कुछ देर पहले जब हम ये बुलेटिन शुरू करने उससे पहले उनका एक बयान आया, उन्होंने इसे सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक बताया। ये फर्जिकल स्ट्राइक है। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयान देने से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बचना चाहिए? कांग्रेस का खुद का इससे नुकसान हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए हितेश जी, जहां तक बयानों की बात है तो फौजिया जी के बारे में किसने, सोफिया जी के बारे में किसने क्या कहा, भाजपा नेताओं ने, क्या आपने नहीं सुना? चाहे वो बयान किसी भी दल का नेता दे, मैं इस तरह की चीजों को सही नहीं मानता। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहीं ना कहीं 10 कदम आगे होंगे। आप हमारे एक आध छोटे मोटे नेता का नाम पूछ सकते हैं, लेकिन भाजपा के मंत्रालय में संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की आप बात करेंगे। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मंगलसूत्र, मुद्रा और भैंस, और कहते हैं मैं कपड़ों से आतंकियों की पहचान कर लेता हूँ। क्या ये देश और आपके दर्शक नहीं समझते? क्या देश के किसी प्रधानमंत्री ने भाषा आज तक बोली है इतने बड़े पद पर बैठने के बाद? ऑपरेशन सिंदूर की राजीव चक्रवर्ती जी बात करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में पूरा विपक्ष इनके साथ था और पूरी छूट थी। क्या पहलगाम और पुलवामा में भाजपा ने दूसरी राजनीति नहीं की? क्या कोई नहीं जानता? नक्सलवाद के विषय पर बात कर रहे थे हमारे आप यहाँ एक्सपर्ट जो बैठे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, झीरम घाटी जैसे कांड में अगर यहाँ जांच करना चाहती थी एसटीएफ या जस्टिस अग्निहोत्री आयोग, तो क्या जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी के नेता धर्मलाल कौशिक जी को याचिका लगाकर कि साहब एनआईए जांच कर रही है, इनको जांच मत करने दो, और जांच को टेक्निकली उलझाने की क्या जरूरत थी? एनआईए को सुप्रीम कोर्ट जाने की? हम बड़ी संस्था है, कांग्रेस की सरकार है, वहां उनको जांच नहीं करने देना चाहिए। लेकिन अनिल जी जिस झीरम का आप जिक्र कर रहे हैं, के प्रथम पंक्ति के झीरम को लेकर तो भूपेश बघेल जिनके बयान पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो ये कहते थे कि सारे जो सबूत हैं हम अपने जेब में लेकर घूम रहे हैं। 5 साल तक सरकार रही, देखिए कभी कुछ काम हुआ? मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए एक बात समझिएगा व्यास साहब, कौन नेता पर्टिकुलर बोला कि मेरे पास क्या सबूत है, क्या प्लेटफॉर्म उनको दिया गया सबूत देने का? बड़ा सवाल ये है कि क्या उच्च न्यायालय में धर्मलाल कौशिक जी ने रोक नहीं लगवाई जांच पर? क्या एनआईए नहीं गई सुप्रीम कोर्ट और जांच पर रोक नहीं लगवाई जस्टिस अग्निहोत्री के नेतृत्व में जो बन रहा था? जबकि जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग ने कहा था कि इसमें और जांच की आवश्यकता है, फिर क्यों एनआईए स्टे करवाने गई? तो आपको यह समझना है कि क्या नक्सलवाद पर जो सबसे बड़ी वारदात झीरम की थी उस पर जांच करने दिया गया? क्या पुलवामा और पहलगाम में शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांगे गए? क्या आजादी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई? क्या सर्जिकल स्ट्राइक पर राजनीति अभी सिर्फ मोदी सरकार ने नहीं की? इसके पहले मनमोहन सरकार में 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई। कौन से चैनल में स्ट्राइक की? और कब सरकार के किसी मंत्री ने बयान दिया सर्जिकल स्ट्राइक? ठीक है, लेकिन इन सब के बीच मनीष जी एक और महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि हम बयानों को लेकर अभी चर्चा कर रहे हैं कि जो भूपेश बघेल का बयान आया, पिछले दिनों हमने एक और बयान सुना था, टीएस सिंहदेव साहब ने बयान दिया था। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी, केंद्र सरकार जो है जिस तरह से आज ऑपरेशन चला रही है यहां पर नक्सलवाद के खात्मे के लिए, उस वक्त उस तरह से सपोर्ट हमें नहीं मिला, वरना हम भी उतनी ही कामयाबी से उसमें आगे बढ़ते। आपने उस वक्त भी कामों को देखा, आप दोनों ही सरकारों को आप देख रहे थे जब भूपेश बघेल की सरकार थी। आप ये जो वक्तव्य आया इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इतने बड़े इशू पर जो है राजनीति नहीं होनी चाहिए। पिछली बार मैंने जो कहा कि आम लोग मारे गए हैं, आम लोगों से कम संख्या जवानों की भी नहीं है, जवानों की भी बहुत बड़ी संख्या में शहादत हुई है। मैं उनको नमन करता हूं। और जिस तरीके से ताड़मेटला कांड में 76 जवान शहीद हुए हैं, मेरे ख्याल से अब तक का सबसे बड़ी वारदात है। रही बात कि टीएस सिंहदेव साहब ने जो बयान दिया है, निश्चित रूप से वो उस समय मंत्री भी थे
और उनकी सरकार ने अपने लेवल पर काम करने की भी कोशिश की है। अब उसमें कितना इन्होंने केंद्र से मदद मांगी, कितना मिला, कितनी उनको मदद मिली, ये बात तो मतलब पब्लिक डोमेन में नहीं है। पर कहीं ना कहीं ये जो इशू है, देखिए उनके समय भी जो मतलब भूपेश बघेल की सरकार ने भी काफी हद तक काम किया है, लेकिन अब दोनों सरकारों के काम करने का तरीका अलग है। पर कहीं ना कहीं नक्सलवाद जो है, दोनों सरकारें जानती हैं, दोनों दल जानते हैं कि नक्सलवाद जो है वो क्षेत्र की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और दोनों प्रयास करते हैं। बयानों की बात जहां तक है, मुझे लगता है कि जो छोटे मोटे बयान हैं उनको उनसे बचना चाहिए। और ये जो बड़ा मुद्दा है जो आगे आकर के जिस तरीके से नक्सलवाद क्षेत्र के लिए खतरा बना हुआ है, मुझे लगता है कि उसके लिए एक समग्रता के साथ दोनों दलों को कम से कम एक ऐसी आम सहमति बनाने की कोशिश करना चाहिए जिससे आम लोगों का और जो सुरक्षा बल के जवान हैं उनका मनोबल ना प्रभावित हो। देखिए नेता तो बयान दे देंगे, सरकारें आएंगी और सरकारें चली जाएंगी, लेकिन उनसे लड़ने का काम जो है ना सुरक्षा बलों का है। सुरक्षा बल भाजपा और कांग्रेस के नहीं है, सुरक्षा बल जो है देश की संप्रभुता की सुरक्षा के लिए है और सबसे ज्यादा शहादत उनकी हुई है, तो कम से कम हम उनकी शहादत का सम्मान करें, दोनों दल उनकी शहादत का सम्मान करें और इस बड़ी समस्या को लेकर के निराकरण के लिए राजीव जी, चूंकि हम बयानों का जिक्र कर रहे हैं, अभी आप भूपेश बघेल के बयान को आपत्तिजनक बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे बीजेपी ने फायदा नहीं उठाया, तमाम चीजें। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाती रही है कि नक्सलवाद को संरक्षण दिया जाता रहा है। कई बार इस तरह के बयान निकल के सामने आए, कोई नई बात नहीं है। अक्सर हमने देखा है कि समय समय पर इस तरह से बयान लगाते रहे। आप लोग लगातार आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाते रहे, इस पर क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल, हमारी नीति थी नक्सलवाद का प्रहार करना और नियत लाल और लोन वराटू जैसे स्कीम को भी लाने की, जो आना चाहते आ जाए। लेकिन कांग्रेस ने सर्च कैंप को हटाया था हितेशी, ये दावे के साथ कह सकता हूँ, विनम्रता के साथ कह सकता हूँ कि हमें ऐसी जानकारी है कि उनके साथ एक साइलेंट एक डिप्लोमेसी थी। ये बिल्कुल बिल्कुल सच है। आज टीएस बाबा साहब बोल रहे हैं कि अगर हमको भी साथ मिला होता तो बार बार जो यूनिफाइड कमांड की बैठक होती थी जिसके मुख्यमंत्री होते हैं, तो भूपेश बघेल जी ने 2 बार उस बैठक का बॉयकॉट किया था। मैं नहीं रहूंगा इस बैठक में। एक बैठक 17 जुलाई 2021 की थी जिसका उन्होंने बॉयकॉट किया था भूपेश बघेल जी ने, वो राहुल गांधी के पास चले गए अपनी कांग्रेस की बैठक लेकर। तो और एक बैठक 2022 19 सितंबर को, उस बैठक का भी भूपेश बघेल जी ने बहिष्कार किया था और उसी दौरान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हो रहे थे और छत्तीसगढ़ में 3 लाखों का नक्सलवाद 20 जिलों में पहुंच रहा था। इसका कोई जवाब नहीं है आप पर कि क्या प्रायोजित ढंग से नक्सलवाद को पनपने दिया गया, क्या सरकार बचाने के लिए और सरकारें बनाने के लिए नक्सलवाद को इस्तेमाल किया गया? ये जवाब तो आपको देना होगा। क्या झीरम कांड जो था उसका राजनीतिक स्तर और षड्यंत्र आप सामने नहीं आने देना चाहते? ये जवाब भी आपको देना होगा। ये तो पूरे छत्तीसगढ़ की जनता आपसे जवाब मांग रही है। वो आज तक चला रहा है, वो कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया। कांग्रेसी जाके मुसलमान बंधुओं को जाकर कहते थे कि इस्लाम खतरे में, कांग्रेस को लाइए वरना इस्लाम खत्म हो जाएगा। ये कांग्रेस के लोग चुनाव के समय भया दोहन करते रहे और आज तक वो परिपाटी चले आ रही है कांग्रेस के द्वारा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आतंकवाद, नक्सलवाद, जितने भी वाद हैं जो देश के लिए नासूर है, ठीक है अनिल जी, कांग्रेस पार्टी ने कहीं अनिल जी, जैसा कि आपने शुरुआत में भी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने शीर्ष नेतृत्व को खोया है सबसे बड़े नक्सल हमले में, झीरम घाटी के हमले में। अब उसके बाद अब जब इस तरह की स्थितियां बन रही हैं कि एक डेडलाइन केंद्र सरकार तय कर रही है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का समूल नाश हम कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्या इस तरह के मुहिम में कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी नजर नहीं आनी चाहिए? क्योंकि नुकसान आपका भी हुआ था, सब कुछ ठीक था, नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, इसमें सरकार के हम साथ खड़े हैं, क्या ये जरूरी नहीं या इस तरह के बयान जरूरी हैं? देखिए हितेश जी, समझने की बात यह है कि 3 लाखों का नक्सलवाद रमन सरकार में 15 सालों में 20 जिलों तक क्यों पहुंचा और केंद्र में 4 से 14 हमारी जब सरकार थी, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा जैसे स्टेट नक्सलवाद से मुक्त हो रहे थे और सिर्फ छत्तीसगढ़ में वो 20 जिलों तक पहुंच गया। अगर आज नक्सलवाद के खिलाफ केंद्र की सरकार या राज्य सरकारें मिलकर काम करती हैं, हम तो उसका स्वागत करते हैं और हम तो उस मामले में बिल्कुल साथ हैं। सिर्फ हमारी आपत्ति एक बात की रहती है कि आप निर्दोष वनांचल के आदिवासियों को, निर्दोष लोगों में आतंक मत फैलाइए, उनको परेशान मत करिए, सुरक्षा बलों पर कोई राजनीतिक दबाव मत बनाइए। और देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि नक्सलवाद को लेकर जो नक्सल पुनर्वास नीति भूपेश सरकार में बनी,
कोविड जैसी महामारी के बाद भी नारायणपुर जैसा जिला सुपोषण में अव्वल आया। 75% वनोपज पूरे देश की सिर्फ छत्तीसगढ़ से गई, वो भी मोस्टली बस्तर से गई। ये हमारी उपलब्धि थी। हमने लोहंडीगुंडा में सिर्फ जमीन नहीं वापस की, आदिवासियों का विश्वास जीता। हमने 350 स्कूल सिर्फ नहीं खोले, वहां लोकतंत्र की स्थापना की। सवाल ये है व्यास साहब कि क्या स्वच्छ हाथों से भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ काम अनिल जी, करती है? सिर्फ एक हम तो संक्षेप में एक जब भी सवाल राष्ट्र कि की क्या सुरक्षा जिस की तरह बात का आती है ऑपरेशन इस वक्त या नक्सलियों के आंतरिक खिलाफ सुरक्षा चलाया जा रहा है हम तो डेडलाइन सरकार के साथ, खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी उसके साथ खड़ी है कि नहीं? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आप? निश्चित रूप से हम नक्सल मुक्त प्रदेश चाहते हैं, लेकिन हम उसी के साथ ये भी मांग बार बार कहते हैं कि निर्दोष लोगों को परेशान ना किया जाए। एक तरफ से लोकतंत्र में विकास, ठीक है मनीष जी, 20 सेकंड के भीतर अपनी बात रखिएगा। दोनों ही पार्टियों को क्या नसीहत देना चाहेंगे, क्योंकि सियासत हो रही है और दोनों ही आगे पीछे कर रहे हैं। मनीष जी 20 सेकंड में खाली। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, नक्सलवाद जो है अभी तक जिस प्रकार से नक्सलवाद एक नासूर बना हुआ था, अब उसके खात्मे का दौर आ गया है। जिस प्रकार से नक्सल चीफ अभी मारा गया है, उससे नक्सलियों का मनोबल टूटा है और मुझे लगता है आने वाले समय में बस्तर जो है वो नक्सल मुक्त होने की दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहा है। और अब चाहिए भाजपा और कांग्रेस को कि नक्सल के बाद बस्तर में ऐसी कोई समस्या न खड़ी हो जो कहीं ना कहीं बस्तर के आदिवासी और बस्तर के विकास में तो बाधा कुल मिलाकर बने। लब्बो लुआब इसलिए ये दोनों दल एक कि होकर के चाहे आतंकवाद हो बस्तर को चाहे आगे बढ़ाने, नक्सलवाद हो, बस्तर ये के देश विकास के लिए एक दिशा में बड़ी आगे चुनौती बढ़ना है। इन दोनों ही मसलों को लेकर राजनीतिक दलों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि राजनीतिक तौर पर कैसे साथ खड़े रहें, कैसे एक जनता के बीच पॉजिटिव मैसेज दे सकें, इसकी जरूरत है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा